यह एपिसोड गांधी जी के एक प्रमुख सिद्धांत पर आधारित है जो इस किताब से निकलता है, और यह सिद्धांत साध्य साधन संबंध पर आधारित है। यह हम लोग जानते हैं कि गांधीवादी दर्शन में या गांधीवादी राजनीति में यह एक प्रमुख सिद्धांत है साध्य साधन संबंध को लेकर के, और इस पर काफ़ी बातचीत गांधीवादी रणनीति के क्रम में हुई है। पाठक सवाल करता है, इसमें काफ़ी लंबी दलील पाठक देता है कि आप तो यह तो मानते ही हैं कि अंग्रेज़ भारत में हैं और हमको किसी भी तरीके से अंग्रेज़ों को निकालना ही पड़ेगा यदि हम स्वराज की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं। तो गांधी जी कहते हैं किसी भी तरीके से क्या आशय है, यह क्या तरीका, किसी भी तरीके का क्या मतलब है। पाठक कहता है किसी भी तरीके का मतलब कोई भी तरीका, क्योंकि यदि हमारे घर में चोर घुसा है तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य तो चोर को बाहर निकालने का है, तरीका चाहे कुछ भी हो। गांधी जी कहते नहीं, यह इससे मैं सहमत नहीं हूँ। तरीका चाहे जो नहीं हो सकता है। यदि चोर है हमारे घर में तो पहले तो हमें यह देखना होगा कि वह चोर कौन है, और जो चोर होगा और चोर किस किस्म का चोर है उससे हमें अपने तरीके निर्धारित करने पड़ेंगे। गांधी जी कहते हैं कि यदि कोई कमज़ोर चोर होगा तो हम उससे मारपीट कर सकते हैं, मारपीट करने लग जाएंगे, उसको भगा देंगे। यदि हमारा पिता हमारे घर में चोरी करने आए तो मैं एक दूसरा तरीका काम में लूँगा। कोई एक बलशाली पुरुष, बलशाली चोर हमारे पास आएगा चोरी करने के लिए तो मैं एक दूसरा तरीका काम में लूँगा। तो चोर कौन है, इससे वह तरीका निर्भर करेगा कि हम चोर को कैसे निकालते हैं। कहते हैं कि यदि पिता, मैंने देखा कि मेरे घर में मेरे पिता चोरी करने आए हैं तो भी मैं पिता के बल से उनके सम्मान में चुप रह करके सो रहूँगा, और यदि कोई बलशाली व्यक्ति आया है जो मुझे मार सकता है तब भी मैं उसके भय से चुप होकर सो रहूँगा। फिर वो कहते हैं कि दोनों का भय, दोनों में मुझे भय लगा, लेकिन दोनों का भय अलग किस्म का भय है। पिता के प्रति जो मेरा सम्मान है और उसके प्रति जो भय है वह मुझे आत्मदया से रुलाएगा, और एक बलशाली के खिलाफ जो मेरा एक भय है वह मुझे क्षोभ से भरेगा। दोनों में मैं चुपचाप सो रहा, लेकिन दोनों के रिएक्शंस में अंतर आ जाएगा। जो चोर है, जो हमसे बलशाली है, गांधी जी यहाँ एक लंबी कथा रूपक का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि मान लीजिए वो बलशाली है चोर, मैं उसके डर से चुप रहा, लेकिन मेरे मन में क्षोभ तो है ही कि मैं उसको सबक सिखाऊंगा, उसने सरेआम मेरे घर में चोरी की है। फिर वो कथा को आगे बढ़ाते हैं, रूपक को कहते हैं कि फिर मैंने अपनी तरह से कुछ और लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि इस तरह से समाज में चोरी बढ़ती जा रही है, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, आप लोग मेरा साथ दीजिए। चोर को पता चलता है कि आप इस तरह की कोई लॉबिंग कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और उस पर धावा बोलना चाहते हैं, तो वह उस समय तो भाग गया, लेकिन उसके मन में और बदला लेने की प्रवृत्ति आई। उसने फिर आपके आसपास के लोगों को धमकी भिजवाई और आपको भी धमकी भिजवाई कि आपका दिन, अब तो दिन दहाड़े लूटेंगे आपका घर। और जो आसपास के लोग हैं उसको भी उसने हैरान करना शुरू किया। लोग धीरे धीरे आपके पास आने लगे और कहने लगे कि आपके कारण तो यह मैंने अच्छी परेशानी मोल ले ली, पहले तो कभी कभार लूटता था, लेकिन अब तो दिन रात लूटने का खतरा हमारे ऊपर मंडराता है। आपको अपना कदम वापस खींचने में शर्म महसूस हो रही है क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं। आप अपने लोगों से कहते हैं कि यह सब क्या मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आपके लिए ही कर रहा हूँ, और मेरा धन आप ही का धन है, मैं आप सबको हथियार दूंगा, लड़ने की ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन समाज से इस तरह की चीज़ों को तो निकालना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे आपने उन लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया, हथियार देना शुरू किया, और सारे लोग अपना चैन बेच करके एक जागरण खरीदने के स्थिति में आ गए। अब दिन रात वह चोर का खटका आपको लगा हुआ है और आप उस चोर से लड़ने के तमाम तरह के तरीके आजमा रहे हैं। चोरी एक बार हुई, लेकिन खटका हुआ जीवन भर का आपके मन में रह गया।
गांधी जी कहते हैं एक दूसरा तरीका है जो कि गांधी जी के एक दूसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत हृदय परिवर्तन के सिद्धांत से जुड़ता है। गांधी जी कहते हैं एक दूसरा तरीका मैं काम में ला सकता हूँ। दूसरी बार जब वह चोर हमारे घर चोरी करने आता है तो मैं थोड़ा ज़्यादा उदार हो जाता हूँ, अपने सोने की जगह बदल देता हूँ, चीज़ें इस तरीके से रख देता हूँ कि चोर की पहुँच में आसानी से आ जाए। चोर आता है, वह देखता है कि अरे यह क्या स्थिति है, वह भौचक होता है, फिर चीज़ें चोरी करता है, वापस जाता है, गांव वालों से पूछता है तो उसे मेरी दया के बारे में, मेरी इस स्थिति के बारे में पता चलता है और वह काफ़ी शर्मिंदा होता है, उसका हृदय बदल जाता है। वह फिर आपके घर में कभी चोरी न करने की कसम खाता है, आपसे माफ़ी मांगता है। इस तरीके से आप न सिर्फ चोर से जीतते हैं, चोर को निकालते हैं, बल्कि सदा के लिए चोरी की संभावना को समाप्त करते हैं। गांधी जी इस तथ्य की तरफ इशारा करते हैं कि यह एक आदर्श स्थिति है, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि सारे चोर इसी तरह के होंगे और सारे लोग इतने ही दयालु होंगे, इसी स्थिति को अपनाएंगे। लेकिन फिर भी वो जोर देकर कहते हैं कि दया की भावना यदि आप में है तो वह हिंसा की भावना से किसी भी तरीके से कमतर नहीं है। क्योंकि वह कहते हैं कि हिंसा तो आपको नुकसान पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी, पहुंचा सकती है। यदि आपने सिर्फ दया दिखाई और चोर का हृदय परिवर्तन नहीं भी हुआ तो भी दया आपको हानि नहीं पहुंचाएगी। वह कुछ ना कुछ आपके ही मन में, आपके ही व्यक्तित्व में कुछ वृद्धि करेगी। इसलिए यह कभी घाटे का सौदा नहीं हो सकता। गांधी जी कहते हैं कि तरीका क्या है, यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप, फिर वो बहुत उदाहरण देते हैं कि यदि मुझे समुद्र पार करना हो तो मैं जहाज़ का ही साधन इस्तेमाल में लाऊंगा। मैं किसी भी साधन को इस्तेमाल में ला करके समुद्र नहीं पार कर सकता। यदि मैंने बैलगाड़ी समुद्र में डाल दी तो वह तो डूब जाएगी और उससे समुद्र पार नहीं किया जा सकता है। कहते हैं कि जो हमारा साध्य है और जो हम साधन इस्तेमाल में लाते हैं वह बीज और वृक्ष के तरह का दोनों का मामला है। यदि हमने बीज कोई दूसरा लगाया और पेड़ किसी दूसरे की उम्मीद कर रहे हैं, जो कि एक प्रसिद्ध कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, तो कहते हैं कि जिस तरह का बीज और पेड़ का संबंध है वह अन्योन्याश्रय संबंध है। वह वही पेड़ होगा जिसका बीज होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बीज कुछ और लगाएं और किसी और दूसरे फल की अपेक्षा करें। तो साध्य साधन का संबंध इतना गहरा और इतना अन्योन्याश्रित है, वह किसी भी तरीके का मामला नहीं हो सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि जब पाठक दलील देता है कि आप जो कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों, वो गांधी जी कहते हैं कि आप यदि अंग्रेज़ों को डरा धमका करके कोई चीज़ लेना चाहते हैं, उनसे हिंसा करते हुए कोई चीज़ लेना चाहते हैं, तो वह फिर आपके चले जाने को, उस चीज़ के वैसे ही चले जाने का खटका आपको लगातार बना रहेगा। कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने 1833 में क्या किया, वह एक हिंसक लड़ाई के द्वारा उन्होंने अपना मताधिकार का अधिकार प्राप्त किया, लेकिन उस अधिकार को कितने लंबे समय तक कैरी कर सके, क्योंकि उसमें वो फ़र्ज अदा करने वाली बात थी नहीं, उसमें अधिकारों की बात ज़्यादा थी। वो अधिकार किसी तरह प्राप्त कर लेना वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जब तक उस अधिकार के प्रति हमारा फ़र्ज क्या है, और वह फ़र्ज इसी प्रक्रिया से आता है कि हम कौन सा साधन, किस साधन से हमने वह अधिकार प्राप्त किए, किस साधन से हमने वह साध्य प्राप्त किया, यह बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए जो चीज़, यदि हम उस अनुचित साधन से यदि हमने कोई उचित साध्य प्राप्त कर भी लिया तो उसके उतनी ही जल्दी खो जाने का खतरा बराबर बना रहेगा। पाठक कहता है कि यह कैसी बात हुई, जो चीज़ मिल गई और जितना हमें मिल गया और वह मिलता रहे, इसके लिए हम अंग्रेज़ों पर बराबर भय बना करके रखेंगे। वो कहता है कि जिस तरीके से बच्चा यदि आग में कूदना चाहता है तो हम उसको आग में कूदने थोड़ी देते हैं, उस पर एक भय बना के रखते हैं कि आप आग में नहीं कूद देंगे। उतना बल प्रयोग तो अंग्रेज़ों पर करना ही चाहिए जितना एक बच्चे को रोकने के लिए हम करते हैं आग में कूदने के लिए, तो उस भय से वह नियंत्रित रहता है। गांधी जी उसका प्रतिवाद करते हुए कहते हैं कि यह जो आग में कूदने वाली बात और बच्चे के उदाहरण वाली बात आपने दी, यह तो बिल्कुल एक गलत बात ही दी आपने। कहा कि बच्चे के प्रति जो एक
लगाव और आकर्षण के कारण, उसके हित के कारण हम बच्चे पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप अंग्रेज़ों का हित चाहते हैं कि वह आग में ना कूदे या भारतीयों पर अत्याचार ना करे? आप तो अंग्रेज़ों को पराया समझते हैं, उसको किसी तरह से निकालना चाहते हैं, इसलिए उस पर हिंसा करने की वकालत कर रहे हैं। आप उस पर गोला बारूद आजमाने की इसलिए वकालत कर रहे हैं कि वो आपके शत्रु हैं, ना कि इसलिए कर रहे हैं कि वो आपका हित चाहने वाले हैं। कहता है कि बच्चा यदि आप किसी तरह से वो आग में कूदना ही चाहता है, दो स्थिति हो सकती है, वो आपको मार करके भी आग में कूद सकता है, या फिर आप बच्चे के प्रति इतना ज़्यादा दयावान हैं तो आप कहेंगे रुको मैं ही कूद करके दिखाता हूँ, तुम मत कूदो, देखो मेरा क्या हाल हुआ। मतलब दोनों ही स्थितियाँ भारत के लिए असंभव स्थिति है। आप अंग्रेज़ों से उतना ममत्व तो आप में जाग ही नहीं सकता है कि आप अंग्रेज़ों को इस तरीके से देखें कि वह नादान बालक है और भारतीयों से लड़ करके, भारतीयों पर अत्याचार करके वो आग में कूदने जैसा काम कर रहा है, इसलिए उस पर एक भय का अंकुश लगा करके हम उसको आग में कूदने से बचा रहे हैं। गांधी जी कहते हैं कि यह तो आपने एक बेकार सी बात या बेकार सा उदाहरण दिया, कुतर्क किया, लेकिन जो वास्तविक बात है कि हम जिस तरीके को इस्तेमाल में लाएंगे, जिस तरह का साधन इस्तेमाल में लाएंगे, हमारा साध्य उससे अनिवार्यतः प्रभावित होगा और हम इस साध्य साधन के संबंधों से इनकार नहीं कर सकते। यदि हमने गोला बारूद के बारे में सोचना शुरू किया, इस अध्याय का शीर्षक उन्होंने गोला बारूद ही रखा है, यदि हमने गोला बारूद के बारे में सोचना शुरू किया तो वह गोला बारूद हमारे पूरी सभ्यता को एक राक्षसी सभ्यता में तब्दील करता हुआ जाएगा। और जो हमारी वास्तविक ताकत है, जो हमारी एक नैतिक ताकत है, वो कहते हैं नैतिक ताकत क्या है, अंग्रेज हम पर किस तरीके से शासन कर रहे हैं, वह हम उनके अर्जदार हैं और इसलिए वो हम उनको अर्जी देते हैं, हमको उनसे अनुनय करते हैं, इसलिए वो हमारे शासक हैं। वो कहते हैं कि अनुनय के पीछे, अर्जी देने के पीछे दो तरह की ताकतें काम करती हैं। एक तो हम बराबर बालों को जब हम अर्जी देते हैं तो उसके पीछे हमारा बल काम करता है, लेकिन हमारी शालीनता दिखती है कि बल है हमारे भीतर, लेकिन हम एक शालीन तरीके से, कुलीन तरीके से आपसे व्यवहार कर रहे हैं, एक सभ्य तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। और एक दूसरा तरीका है कि हम निरीह हैं और आपको अर्जी दे रहे हैं। दोनों तरीकों में कहते हैं कि निरीहता की अर्जी में कोई बल नहीं होता है, लेकिन फिर वहाँ महादेव गोविंद रानाडे का उदाहरण वो देते हुए कहते हैं कि रानाडे कहते थे कि अर्जी देने से समस्याएं हल नहीं होती, लेकिन जनता उन समस्याओं के प्रति जागरूक होती है, वो शिक्षित होती है। तो इस तरीके से अर्जी देना जनता को शिक्षित करने का भी काम है। लेकिन वास्तविक बात तो यह है कि अंग्रेज हम पर शासन तभी कर पाएंगे या तभी तक कर रहे हैं जब तक हम उनके अर्जदार बने हुए हैं। गांधी जी यहाँ एक बहुत स्ट्रेटेजिकल बात की तरफ इशारा करते हैं, जो कि उनके बाद के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा में हमको सही मूर्त रूप में दिखाई देता है। वो कहते हैं कि यदि हम उनके अर्जदार बनेंगे ही नहीं, वो कहेंगे कि आप अपना कानून अपने पास रखिए, मैं आपको कोई अर्जी देने नहीं जा रहा हूँ, आपके हम अर्जदार हैं ही नहीं। जब हमने आपको राजा माना ही नहीं तो हम आपके गुलाम कैसे हुए? हम आपसे कोई संबंध नहीं रखेंगे और आपसे वह सहयोग करना बंद कर देंगे। यहाँ वो कोई नई बात कहने की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। गांधी जी कहते हैं कि यह परंपरा भारत में मौजूद है। उन्होंने कई उदाहरण देकर के बताए कि कई ऐसे घटनाएं हुई भारत में जब प्रजा पर लगा कि वह जमींदार जुल्म कर रहे हैं, राजा जुल्म कर रहा है, तो उस प्रजा ने उस राज्य से हिजरत करना प्रारंभ किया। उसने कहा कि नहीं, मतलब हम आपके गांव में नहीं रहेंगे, हम आपके राज्य में नहीं रहेंगे, और जब रहेंगे ही नहीं तो फिर आप किस पर शासन करेंगे? और राजा को झुकना पड़ा। कहते हैं कि जिस दिन यह भारत की वास्तविक प्रजा तो इस तरह की है ही, लेकिन वह संबोधित भारत के उस तथाकथित मध्य वर्ग से हैं जो अपने आप को एक नया राष्ट्र समझ रहे हैं, जो नेशन समझ रहे हैं। वो कहते हैं कि जिस दिन इसके भीतर यह चेतना आएगी कि हम अर्जदार नहीं रहेंगे और हम आपकी गुलामी करने के लिए अब तैयार नहीं हैं, तब अंग्रेज़ों को झक मार करके या तो हमारी बात माननी होगी, हम उनसे कहेंगे कि आप, ये हमारी सभ्यता है, आप इसमें यकीन करेंगे, आपको हमारी सभ्यता से सीखना है, हमको आपकी सभ्यता से कुछ ज़्यादा नहीं सीखना है। यदि कुछ सीखना होगा तो वो सीखेंगे ही, लेकिन वास्तविक बात तो यह है कि आपको अपनी तथाकथित जो सभ्यता, शैतानी सभ्यता है, उसको छोड़ करके हमारी वास्तविक सभ्यता से यदि आपको कुछ सीखना है, तभी एक संश्रय हो पाएगा, तभी एक समझौता हो पाएगा, तभी एक सहअस्तित्व की बात हो पाएगी, और तब इसमें हमको कोई आपसे आपत्ति भी नहीं होगी। लेकिन यदि आप हमें कुछ सिखाना चाहेंगे,
आप हमें कुछ करवाना चाहेंगे और अपनी शासन व्यवस्था, अपनी जो व्यवस्था है वो हम पर लादना चाहेंगे, तो मैं बहुत आराम से कहूँगा कि हम आपके अर्जदार नहीं हैं, हम आपको नहीं मानते, आपको शासक नहीं मानते, आपको सम्राट नहीं मानते। और यह वास्तविक अर्थों में एक आत्मबल, जिसका जिक्र हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे, तो आत्मबल की बात करते हैं कि सत्याग्रह, जिसमें अभय की चर्चा गांधी जी करते हैं कि एक अभय युक्त जो एक सत्याग्रही होगा वह किस तरीके से इस व्यवस्था, इस खासकर इस सांविधिक व्यवस्था के खिलाफ एक अभय तरीके से खड़ा हो जाएगा, वह एक वास्तविक स्वराज की तरफ हमारा वास्तविक कदम होगा। इसकी चर्चा गांधी जी करते हैं।